सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, आज मैं कुलदीप नलवा एक जो आज हमारे देश के अंदर जो आज ये किसान आंदोलन और किसान विधेयक के बारे में जो ये आंदोलन चल रहा है, उन किसान विधेयकों को के बारे में आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो साथियों, ये जो केंद्र सरकार द्वारा ये जो अध्यादेश पास किए गए, मैंने इन अध्यायों को, इन विधेयकों को अच्छी तरह से पढ़ा है और समझने का पूरा प्रयास किया है। और मैं सरकार को ये सोच कर के भी ये सरकार ने बनाया, अभी अच्छा बनाया है, इसलिए भी मैंने इसको नहीं था पर, लेकिन मैंने इसे ये जानने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या गलत है और क्या सही है। तो वो सब जानने के बाद मैं आज आप लोगों से वो बातें शेयर करना चाहूँगा। तो आप मेरी वीडियो को पूरा सुनें, ध्यान से सुनें और मैं पूर्ण तथ्य तक, यानी कि पूर्ण जो सत्य बात है, जो सही है, वास्तविक है, वही मैं आपके सामने बातें रखूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है जो केंद्र सरकार द्वारा जो विधेयक पास किया गया है। तो मैंने इसकी कॉपी निकलवाई। पहले मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा, फिर मैंने इसका हिंदी अनुवाद की कॉपी निकाल करके फिर उनको ध्यान से समझने की कोशिश की है और वही मैं आज आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, सबसे पहला तो ये विधेयक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। तो दोस्तों, ये जो विधेयक की जो हेडिंग है, हम इसी से ही समझ जाते हैं आधी बात तो, कि संवर्धन और सरलीकरण, यानी कि सरकार ने कृषक और व्यापारी को एक व्यापार को, यानी कि एक सरलीकरण करने की कोशिश की है इस विधेयक के द्वारा। तो ये जानते हैं हम इसमें मेन जो मुद्दे हैं, जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन मुख्य बिंदु हैं, उनके ऊपर हम थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला तो है, यानी कि एक इसके अंदर एक बिंदु है धारा 6 के अंतर्गत अनुसार व्यापार क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य, जिसे हम APMC एक्ट बोलते हैं, या अन्य राज्यों के अंतर्गत, यानी कि जो राज्यों के अंदर, जो मंडियों के अंदर जो एक्ट लगता है, APMC एक्ट बोलते हैं जिसको। तो ये विधेयक किसान को दूसरे राज्यों में भी व्यापारी को अपनी फसल बेचने का अधिकार देता है। और यदि वो उस अधिकारी को ये फसल बेचता है, यानी कि दूसरे राज्य में जा कर के या अन्य मंडी से बाहर जा कर के कहीं भी वो अपनी फसल किसी भी व्यापारी को बेचता है, तो वहाँ की राज्य सरकार उस किसान पर APMC एक्ट के तहत उस पर कोई भी बाजार शुल्क या उपकर या लेवी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। ये इस विधेयक के अंदर सबसे अहम और मुख्य बात है। तो यानी कि इसमें किसान को आज़ादी दे दी गई कि भाई, यदि किसी की फसल यदि दूसरे राज्य में या कोई व्यापारी उसे मंडी से
ज़्यादा रेट पर खरीदता है तो वो किसान अपनी वो फसल उस व्यापारी को बेच सकता है, पर लेकिन उस पर भी उस राज्य के कोई भी मंडी एक्ट यानी कि एपीएमसी एक्ट अधिनियम के तहत उस पर कोई भी लागू नहीं होगा। यदि वो अपनी फसल मंडी के अंदर लेके जाता है उस राज्य में, तो फिर मंडी के अंदर ले जाने पर उस पर वो मंडी एक्ट के जो भी नियम होंगे वो लागू। तो दूसरी बात यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है कि व्यापारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यानी कि जो व्यापारी यानी कि वो किसान की फसल को कौन व्यापारी खरीदेगा, यानी कि जो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पैन कार्ड धारक है, निर्धारित व्यापारी का क्षेत्र में किसानों की उपज यानी कि किसानों की फसल वो खरीद सकता है, किसानों की फसल वो खरीद सकता है कि जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड होगा वो व्यापारी किसान की फसल को खरीद सकता है। एक इस विधेयक के अंदर ये चीज़ है। विधेयक के अनुसार एक व्यापारी एपीएमसी मंडी में भी व्यापार क्षेत्र में भी काम कर सकता है। इस विधेयक में एक चीज़ और दे दी गई व्यापारी को कि क्या कि वो मंडी के अंदर भी फसल खरीद सकता है और मंडी के बाहर भी फसल खरीद सकता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ दी गई कि यदि वो व्यापारी मंडी के अंदर फसल खरीदेगा, मंडी में व्यापार करेगा, तो फिर उसको उस राज्य की यानी कि मार्केट कमेटी से यानी कि मंडी समिति से परमिशन लेनी होगी, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब वो मंडी से फसल खरीद सकता है। मंडी से बाहर खरीद सकता है लेकिन मंडी के अंदर फसल वो नहीं खरीद सकता जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है। दूसरी बात इस विधेयक में क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, इससे व्यापार क्षेत्र की परिभाषा, अब इसमें परिभाषा दी गई है व्यापार क्षेत्र की। तो इसमें परिभाषा क्या है, इस विधेयक की धारा 2 के अनुसार कोई भी क्षेत्र या स्थान उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान, जैसे कि फार्म गेट, कारखाना, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोर या अन्य संरचना या स्थान शामिल है जहां किसानों की उपज का व्यापार भारत के क्षेत्र में किया जा सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई वो जो व्यापारी है, जो व्यापार है वो कहाँ कहाँ होगा, कि वो उसके लिए ये बताए गए हैं कि जैसे फार्म गेट, कारखाना, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोर, यानी कि वो इन व्यापारियों से वो व्यापारी अपने यानी कि किसानों से फसल खरीद सकता है। ये इसके तो व्यापार क्षेत्र बताए गए हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अगला जो बिंदु है, क्या है अगला बिंदु है, हाँ, इस विधेयक में प्रत्येक राज्य के एपीएमसी अधिनियम के तहत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित प्रतिबंधित परिसर जैसे मुख्य बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड, मार्केट सब यार्ड को शामिल नहीं किया गया। तो एक ये और अहम वो बात है कि जो इस विधेयक के अंदर जो भी चीज़ की गई शामिल किया गया है, जिनको नहीं शामिल किया गया है वो क्या है, जो मंडी एक्ट के द्वारा जो बाज़ार उस विधेयक में आते हैं, जैसे मंडी हो गई, उप बाज़ार हो गई, बाज़ार यार्ड या उप बाज़ार यार्ड हो गए, मार्केट सब यार्ड हो गए, प्रमुख बाज़ार यार्ड हो गए, जो यानी कि उस राज्य के एपीएमसी एक्ट के तहत जो बाज़ार हैं वो बाज़ार इस एक्ट से बाहर हैं। उन बाज़ारों में वही व्यवस्था रहेगी जो पहले थी। तो किसान को फसल बेचने की आज़ादी दी गई है। पहले क्या होता था
कि किसान को मंडी में ही फसल लेकर के जानी होती थी। अब मंडी के अंदर क्या होता था कि मंडी के अंदर एक मंडी के अंदर 10 से 15 आड़ती होते थे, जिन्हें हम कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, वो होते थे। अब वो क्या करते थे कि यदि किसी व्यापारी को कोई फसल खरीदनी होती है मंडी से, तो वो आड़ती के जरिए ही फसल खरीद सकता था, सीधा डायरेक्ट किसान से वो फसल नहीं खरीद सकता था। तो अब इस विधेयक में किसान और व्यापारी को यह आज़ादी दे दी गई है कि वो मंडी से बाहर यदि किसान को 2 पैसे यानी कि मुनाफा अच्छा मिलता है तो वो उस व्यापारी को फसल बेच सकता है। अच्छा, दूसरा एक और अहम पॉइंट किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संवर्धन प्लेटफार्म। अब किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के द्वारा इंटरनेट प्रयोग कर के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य का संचालन हेतु प्रत्यक्ष और ऑनलाइन क्रय व विक्रय को सुगम बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यानी कि साधारण बातों में कि अब किसान व्यापारी से इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो व्यापारी से सीधा जुड़ सकता है और यानी कि फ़ोन के ऊपर ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। व्यापारी से ऑनलाइन ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। तो ये भी एक माध्यम बनाया सरकार ने इस विधेयक के द्वारा कि व्यापारी और कृषक का संबंध इंटरनेट के द्वारा उसकी फसल की बिक्री हो सके। अब इससे क्या होगा, एक तो किसान का समय बचेगा और उसकी ले जाने का जो खर्च आता है परिवहन का, वो भी उसका खर्च बचेगा। तो अब कंपनी की जब इस इंटरनेट के द्वारा जब उस किसी किसान की फसल की यदि कीमत तय हो जाती है तो वो व्यापारी खुद किसान के खेत से फसल उठाएगा और लेकर के जाएगा। तो अब ये आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट अब इसमें एक चीज़ और है कि अब किसान को एक और इस विधेयक में आज़ादी दी गई है। वो क्या कि किसान ने जैसे अपने फसल के अंदर, अपने खेत के अंदर कोई फसल का उपज किया, अब किसान को एक और आज़ादी दी है कि किसान की आमदनी बढ़े। सरकार ने इस विधेयक में एक चीज़ और की है कि किसान की आमदनी बढ़े, और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान को क्या प्रावधान दिए कि आप अपनी फसल को खेत में उगाइए और खेत में उगा करके अपनी फसल का रूप परिवर्तित करो। यानी कि रूप परिवर्तित मतलब साधारण बात शब्दों में मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूँगा कि जैसे कि किसान ने अपने खेत में गेहूँ उगाई और गेहूँ उगाने के बाद किसान अपनी रूप का फसल का रूप बदलने के लिए क्या कि जैसे कि गेहूँ का आटा बनाया, आटा बना करके उसकी पैकिंग कर करके उसको बाज़ार में बेचा। ये हो गया फसल का रूप परिवर्तन। यानी कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरकार ने उसको आज़ादी दी है। या फिर उस आटे से बिस्किट बनाकर वो अपनी आमदन को बढ़ा सकता है। दूसरा, जैसे कि अब कपास को ही ले लीजिए। कपास से बिनोला निकाल कर फिर उसकी रुई बनाकर, बिनोले से खल बनाकर, खल का निर्माण करके वो अपने आमदन को बढ़ा सकता है। ये भी इस विधेयक में सरकार ने किसान को अधिकार दिया है कि वो अपनी फसल से रूप परिवर्तित करके अपनी आमदन को बढ़ा सकता है।
बढ़ा सकता है। तो अब आ गए जैसे कि एक चीज़ और, अब मेन टॉपिक क्या है इसमें, एक चीज़ और आ गई इसके अंदर, प्रति हाँ, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाना। अब ये क्या है, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि जब एक फसल को खरीदने के लिए, कि जैसे कि अब किसान की खेत के अंदर आलू की फसल पड़ी है, अब किसान ने इंटरनेट के माध्यम से वो किसान ने अपनी आलू की उपज को व्यापारियों तक पहुंचाया। अब वो इंटरनेट के माध्यम से व्यापारी उससे कनेक्ट हुए और कुछ ऑफलाइन व्यापारी उसके पास आए। अब व्यापारियों के अंदर क्या होगी, प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन हो गया उनके अंदर। एक ने बोला किसान को, भाई मैं तेरा 10 रुपये लूँगा, और एक बोलेगा कि 11 रुपये लूँगा, एक बोलेगा कि मैं 12 रुपये में लूँगा, एक बोलेगा मैं 13 में लूँगा, और एक बोलेगा मैं 15 रुपये में खरीदूँगा। यानी कि यहाँ किसान को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया कि जो सबसे ज़्यादा दाम देगा किसान उसी को अपनी फसल बेचेगा। अब इस विधेयक का एक और फायदा किसान को ये मिलेगा कि अब व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था, मंडी के अंदर सिर्फ 10 लोग होते थे, अब वो 10 लोग अपनी साठगांठ कर लेते थे कि किसान की फसल इस दाम पर खरीदनी है, इसीलिए वो वही दाम अपनी इच्छा अनुसार रखते थे। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ बहुत सारे व्यापारी होंगे और जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसान की फसल का दाम तय करेंगे, और किसान अपनी इच्छा अनुसार उस फसल को बेच सकता है। जो उसको सबसे ज़्यादा दाम देगा वो उसी व्यापारी को अपनी फसल बेच देगा। अब एक ये, और दूसरा आ गया, हाँ, अब इसमें जो सबसे अहम और लास्ट पॉइंट है क्या, कि भुगतान की गारंटी देता है ये विधेयक भुगतान की गारंटी देता है। क्या, जब कोई भी व्यापारी किसी भी किसान से कोई भी फसल खरीदता है तो सबसे पहला तो इस कानून के अंदर एक बात लिखी है कि व्यापारी को तुरंत ही भुगतान करना होगा किसान को उसकी फसल का, और यदि वो तुरंत नहीं करेगा या तुरंत नहीं करता है तो फिर उसको उसकी फसल खरीद करके उसकी रसीद देनी होगी। क्या देनी होगी, उसको रसीद देनी होगी कि ये मैंने इस किसान से इतनी रेट पर इतनी फसल खरीदी है और इसका इतना अमाउंट है। यानी कि 10 रुपये किलो आलू लिया और 50,000 रुपये का आलू है इसका, और ये फिर वो उसको रसीद दे करके जाएगा किसान को। और फिर इस विधेयक में क्या चीज़ है कि 3 दिन, मात्र 3 दिन के अंदर उसकी पेमेंट करनी होगी। किसान का भुगतान 3 दिन के अंदर करना होगा, और यदि वो 3 दिन में भुगतान नहीं करता है, क्या, यदि वो 3 दिन में भुगतान नहीं करता है तो व्यापारी को जुर्माना लग सकता है। व्यापारी को जुर्माना देना होगा किसान को यदि वो 3 दिन में उसकी पेमेंट नहीं करता है। ये भी इस विधेयक के अंदर है, और ये गारंटी दी गई है किसान को कि उसकी फसल यदि कोई खरीद के व्यापारी लेकर के जाएगा तो उसकी पेमेंट मिलने का, यानी कि भुगतान का, उसको कोई भी खतरा व डर नहीं है कि उसकी फसल का उसको दाम ना मिले। तो भाई इसमें तो मुझे तो कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं लगी। तो दोस्तों आप भी देख रहे हैं, यदि आपको भी कुछ ऐसा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके इसके बारे में आप जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा।
अब आपको मंडी एक्ट के बारे में सिर्फ कम शब्दों में, मंडी में क्या होता है कि 8.5% चार्जेज लगते हैं। मंडी शुल्क, बाजार शुल्क, 2.5% आड़ती का कमीशन होता है। यानी कि ये सारे शुल्क मिला करके हमारे हरियाणा के अंदर 11.5% बनता है मंडी में, जो हमारे किसानों को ही पे करना होता है। और पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर 14.5% है ये सब मिला करके। और पंजाब में जो आड़ती हैं, आड़तियों की संख्या 48,000 है पंजाब के अंदर। और वो 48,000 आड़तियों को ही तो इस चीज़ का दुख हो रहा है। ये पंजाब से आंदोलन शुरू होने का कारण सिर्फ यही था। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार को मंडी से कितनी आमदन होती है? 36,000 करोड़ रुपए प्रति 6 माही। तो अब वो सरकार को भी इस चीज़ का थोड़ा सा मनाल है कि यदि बाहर के व्यापारी आएंगे, वो टैक्स जो हमारी मंडी के अंदर बिकना था वो टैक्स थोड़ा कम होगा। इसी वजह से ये सब है। पर लेकिन सरकार की ना साफ नीयत है, और साफ नीयत होने की वजह से उसने सिर्फ किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र ने ये कानून पास किए हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरा विधेयक। दूसरा विधेयक क्या है? किसान सशक्तिकरण और संरक्षण। ध्यान से आप सुनिए कि क्या है वो विधेयक दूसरा। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, ये है दूसरा विधेयक, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, अब इसमें क्या है करार विधेयक में? सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि उसमें क्या है, किसमें तो मैं सिर्फ आपको साधारण सी शब्दों में ही बातें बोलूँगा कि उसमें क्या होगा कि कोई भी व्यापारी जैसे कि आएगा, यदि व्यापारी आकर के किसान से बात करता है कि जैसे कि मैं भी एक छोटा किसान हूँ, बड़ा किसान नहीं हूँ, 1.5-2 एकड़ की खेती है और मेरे गांव में लगभग सारे छोटे ही किसान हैं। अब वो व्यापारी, इस विधेयक का क्या फ़ायदा होगा? छोटे किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे भारत के अंदर 86% किसान छोटे हैं, जो 5 एकड़ से कम हैं, जिनके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़ ये हैं। तो इस प्रकार के 86% किसान हैं। अब 86, जिसके पास, अब मेरे पास 1.5 एकड़ है, अब 1.5 एकड़ पर मेरा पूरा परिवार भी है, तो मैं उन 1.5 एकड़ से अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकता हूँ? तो सरकार ने ये जो विधेयक पास किए हैं, सिर्फ इसीलिए पास किए हैं कि ये जो छोटा किसान है खेती ना छोड़े और उससे इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए कि वो अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। अब इसमें क्या होगा कि वो जो व्यापारी होंगे, जो भी कॉरपोरेट व्यापारी या कोई भी संगठन आता है किसान के पास, वो छोटे किसानों से ही कांटेक्ट करेगा। करार जो करेगा वो छोटे किसानों से ही करेगा। तो अब वो आकर के करार करता है किसी भी फसल के लिए। मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास ही कोई कंपनी आ गई कि मुझसे करार करने के लिए, और मैं आलू की खेती करता हूँ, और आलू की खेती के लिए अब कंपनी ने मुझसे डील किया कि अब वो क्या करेंगे,
उसमें क्या होगा कि जो मेरी बीज का खर्च, दवाई का खर्च और मेरे ट्रैक्टर यानी कि खेत जोतने का जो खर्च आता है वो, और पानी का देने का खर्च, और मजदूरी प्लस मजदूरी यानी कि जो मैंने मेहनत की है, जैसे कि पानी लगाया है, खाद डाला है, दवाई डाली है, जो मेरी मजदूरी है, ये सब जोड़ करके, ये सारा खर्च जोड़ करके फिर एक मिनिमम प्राइस बनाया जाता है कि जिसमें फिर उसका प्लस प्रॉफिट भी जोड़ दिया जाएगा। प्रॉफिट जोड़ करके वो कंपनी किसान के साथ बैठ करके ये तय करेगी कि आपकी फसल के ऊपर ये तो खर्चा आया, और खर्च आने के बाद ये आपकी मजदूरी हो गई, और ये मजदूरी जुटने के बाद ये आपका प्रॉफिट हो गया। तब उसका रेट तय किया जाएगा फसल का। वो रेट तय करने के बाद वो कंपनी अब किसान से डील कर लेगी। डील करने के बाद, जैसे कि मैं आलू की खेती करता हूँ, कि मेरा सारा खर्च निकालने के बाद मेरा रेट बन गया 15 रुपये किलो आलू, उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, वो तो सिर्फ एक साधारण शब्दों में, यानी कि 15 रुपये किलो यदि मेरा आलू का रेट बनता है, तो वो कंपनी मुझसे 15 रुपये किलो आलू के हिसाब से रेट तय कर लेगी। और उसमें क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में रेट नीचे तय होगा। यदि मेरी इच्छा है भाई ये 15 रुपये रेट ठीक है, यदि मेरी इच्छा है तो मैं उस एग्रीमेंट पर साइन करूँगा, यदि नहीं तो नहीं करूँगा। ये किसान के ऊपर ही, इस विधेयक में सिर्फ किसान को ही अधिकार दिया गया है कि यदि उसकी संतुष्टि है तो डील करे कंपनी के साथ, यदि संतुष्टि नहीं है तो ना करे। ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है भाई, कोई ज़बरदस्ती साइन करवा लेगा। और दूसरी बात, इस विधेयक के अंदर एक और क्या बात है खास, सबसे बड़ी बात, खास बात ये है कि जो भी कंपनी किसान से करार करती है तो वो सिर्फ फसल के लिए करार करेगी, उसके ज़मीन का उसमें कोई भी मैटर नहीं होगा। किसके लिए करार करेगी? वो फसल के लिए करार, सिर्फ फसल का करार होगा कि भाई फलां ये इस रेट में ये फसल खरीदनी है, बस इसके आगे और कोई करार नहीं होगा। दूसरी बात, जब करार होगा तब उसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, और वो बातें सारी किसान अपने फ़ायदे को देखते हुए ही उनको शामिल करेगा। क्या 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 बातें हो सकती हैं उसमें, कि जैसे कि खेत में यदि फसल का उत्पादन हो गया, जब वो फसल तैयार हो गई तो वो कंपनी वाला खुद अपने यानी कि खेत से फसल को उठा करके लेके जाएगा। इसमें किसान की जिम्मेवारी नहीं होगी कि जब करार हो गया रेट का तो वो खुद अपना साधन लेकर के आएगा और वो उठा करके ले करके जाएगा। एक ये भी सबसे बड़ी बात होगी। और दूसरा इस कानून के अंदर क्या अधिकार दिया है किसान को, यानी कि करार होने के बाद भी यदि मेरा 15 रुपये रेट आलू का रेट तय हुआ कंपनी के साथ, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब मेरा आलू तैयार हो गया, कंपनी वाला लेने के लिए आ गया, और कंपनी वाला जैसे लेने आया, अब मैंने देखा कि मेरा 15 रुपये तो करार हुआ है उसके साथ। यदि मेरा आलू मार्केट में 20 रुपये बिक रहा है तो मैं उस कंपनी वाले को क्या बोलूँगा, भाई मेरा तो मार्केट में 20 रुपये बिक रहा है और मैं तो 20 रुपये में बेचूँगा। यदि मेरी इच्छा हुई तो मैं उस कंपनी से करार समाप्त कर सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है, ये किसान का अधिकार है, यानी कि किसान को अधिकार दिया गया है कि वो कंपनी से अपना करार तोड़ सकता है, लेकिन कंपनी वाला नहीं तोड़ सकता वो करार। अब दूसरी बात, कई भाई क्या उठाते हैं, गुणवत्ता की बातें उठाते हैं। भाई कंपनी वाला यदि फसल खराब हो गई, अब कंपनी वाला यदि करार किया हुआ तो वो खराब फसल क्यों लेके जाएगा उठा के, अब इसमें फिर किसान मर जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए भी इस विधेयक में क्या दिया है कि कंपनी की क्या जिम्मेवारी होगी कि यदि कंपनी किसान से अच्छा उत्पादन चाहती है, अच्छी फसल चाहती है, अच्छी गुणवत्ता वाली, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी किसान को
पूर्ण रूप से गाइड करेगी। वो क्या करेगी कंपनी, अच्छा बीज प्रोवाइड करवाएगी किसान को, अच्छा बीज देगी और उसको खेती करने के नए नए तरीके बताएगी कि आप इस प्रकार से खेती कीजिए और ये आप दवाई डालिए, अच्छी दवाई उत्पन्न, अच्छी दवाई का वो करवाएगी। यानी कि कंपनी वो पूरी, यानी कि वो कंपनी को भी बेनिफिट चाहिए, उसको भी यही चीज़ है कि अच्छी फसल मिले, अच्छा उत्पादन हो। अब वो कंपनी भी उस किसान के साथ रिस्क लेगी कि वो क्या अच्छा उसको बीज दिलाएगी, अच्छी दवाइयों का वो करवाएगी और उसको यानी कि पूरे ही वैज्ञानिक तरीके से किसान से खेती में वो पूरा सहयोग करेगी। तो इसलिए फसल तो खराब होने का, जब हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, जब हम नई तरीकों से खेती करेंगे, आधुनिक खेती करेंगे, तो हमारी फसल खराब हो नहीं सकती। और यदि फिर भी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होती है तो अब वो कंपनी क्या करती है कि भाई हमारा लॉस ना हो, वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी किसान का फसल का बीमा भी करवाएगी। वो कंपनी किसान का फसल का बीमा भी करवाएगी। यदि किसी कारण से कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, किसी कारण से वो फसल खराब हो जाती है, तो न ही किसान को लॉस हो और न ही कंपनी को लॉस हो। ये है इस करार विधेयक यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे। पहले भी हमारे भारत के अंदर बहुत से राज्यों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है था कि पहले किसान और कंपनी मिलकर के आपस में जो भी रूल बनाते थे, जो भी सिस्टम था उनका, वो अपने आप तय करते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे कानून का दर्जा दे दिया है, अब ये कानून बना दिया। अब इसके अंदर धोखाधड़ी कोई भी गलत नहीं होगा। किसान को इस विधेयक में अधिकार दिए गए हैं कि वो किसान करार तोड़ सकता है, लेकिन कंपनी नहीं तोड़ सकती। ये इस करार विधेयक का मेन पॉइंट है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग भरमजाल फैलाते हैं, ज़मीनें खोस लेंगे, ज़मीन को बंजर बना देंगे, वो बना देंगे। अरे कमाल है यार। और कुछ हमारे युवा साथी हैं, कुछ पढ़े लिखा समाज है, वो सब लोग भी इस भ्रम के अंदर फैले हुए हैं। उन लोगों ने भी इन विधेयक